Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Ekam, and in this session we'll continue with Ain-e-Akbari. So today we'll see the land revenue system of Akbar. आज हम इस सेशन में अकबरकालीन भू राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जब अकबर सम्राट बने थे तो उन्होंने देखा कि जो उनके पास जो भूमि है, जो सम्राट की भूमि रहती है, जिसे खालसा भूमि या खालसा लैंड कहा जाता है, वो बहुत ही कम थी और राजकोष में भी बहुत कम धन थी। इसलिए अकबर ने यह निश्चय किया कि वो जल्द ही अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे और उन्होंने इसका काफ़ी प्रयास किया और इसलिए उन्होंने फिर एतमाद खां को दीवान नियुक्त किया। एतमाद खां के बाद फिर मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया और राजा टोडरमल उसके सहायक नियुक्त किए गए। इसके पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद दीवान बने और उन्होंने नस्क या कनकूद प्रणाली को अपनाई। ये जो पहली प्रणाली थी, कनकूद प्रणाली, इसमें जमीन की पैदावार को मोटे तौर पर आंका जाता था और प्रत्येक खेत की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी और फिर उस पर जो भी कर होता था निर्धारित कर लिया जाता था। So students, in this land revenue system of Akbar, we'll see that when Akbar came to throne, he noticed that there was very less of treasure in his royal treasury, and he was badly in need to improve or reform his economic infrastructure, and the Khalsa land, which was the king's land, was also very less. So in order to improve the economy of his empire, he had to take various measures, and for this he appointed Etmad Khan as his Diwan, and after it Muzaffar Khan was appointed and Raja Todelwal was appointed as his assistant. After it Shihabuddin Ahmad became the Diwan, and in his reign he introduced the Nask or Kankud system, in which the rough calculation of the crops which were grown was done, and average was taken out from the total production, and out of which the government decided or it fixed its revenue. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नस्क या कनकूद प्रणाली थी, जो पहली प्रणाली जो अपनाई गई थी, इसमें औसत पैदावार जो निकाली जाती थी वो मोटे तौर पर आंकी जाती थी। तो ये व्यवस्था उतनी लाभकारी नहीं रही, क्योंकि कभी कभी मोटे तौर पर आंकने के पश्चात उतनी पैदावार नहीं की जाती थी और जो कर निर्धारित किया जाता था वो काफ़ी ऊंचा होता था, जो कृषक नहीं चुका पाते थे। सो वी सीन दैट आफ्टर द रफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन, the average was taken out and the revenue was fixed, but since it was roughly calculated, sometimes according to the estimate, as it was estimated, the production was not according to the estimation, and so the taxes were very high for the farmers, and hence it was not very advantageous for the farmers. इस प्रकार नस्क प्रणाली को फिर त्याग दिया गया और फिर जब राजा टोडरमल को दीवान नियुक्त किया गया, उन्होंने इस प्रणाली को अपना दिया और उन्होंने एक नई प्रणाली का आरंभ किया जो कि सफल सिद्ध हुआ। इस नई प्रणाली का नाम था आईने-दहशाला, या इसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। राजा टोडरमल ने सबसे पहला कार्य किया कि आईने-दहशाला एक आज्ञा पत्र जारी किया और इसमें जितनी भी समस्त कृषि योग्य भूमि है इसकी नपाई करवाई। जो नपाई की जो माप की इकाई थी वो गज थी, जिसके नाप 41 अंगुल या 33 इंच थी। माप के लिए जरीब का इस्तेमाल होता था और इसमें सन की रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाता था, अतः उसके स्थान पर बांस के जरीब को इस्तेमाल में लाया गया, जिसमें लोहे के जंजीर बंधे हुए होते थे ताकि वे सिकुड़े नहीं। और क्षेत्रफल की इकाई बीघा थी, जो 60 गज इंटू 60 गज यानी 60 गज गुना 60 गज, जो कि 3600 वर्ग गज होता था।
इस प्रकार भूमि का जो भी संबंधी जो भी दोष थे पहले, इसको दूर किया गया और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, इसका परिचय देते हुए इस व्यवस्था को राजा टोडरमल ने लागू किया और इस प्रकार लोग जो है वो संतुष्ट हो गए। इसमें उन्होंने 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू करने का निर्णय किया और जो एकत्रित कुल भूमि का जोड़ था उसका 10वां भाग वार्षिक भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। तो so we see that since the Nask system was not very advantageous, it was not practiced anymore. When Raja Todramal became the finance minister of Akbar, he introduced a new system known as Aine-Dehshala, and he introduced the system by through a letter or official letter which were known as Aine-Dehshala, in which firstly all the agricultural land was surveyed and actual measurement was taken. The unit of gaj was followed, and in which 41 fingers, which is equal to 33 inches, was followed. In this we see that the bamboo was used for measurement, so that it was tied with chains so that it doesn't shrink or expand during according to the seasons, and the unit was bigha, which was 3600, and so all the defects were removed by introducing Aine-Dehshala, and in this way the 10 years this system was reduced for 10 years, and the total amount of the land was calculated, and out of it for 10 years, and out of it 1/10 was taken as yearly tax or revenue. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए राजा टोडरमल ने कैसे इस व्यवस्था को लागू किया था। अब हम देखेंगे कि भूमि का वर्गीकरण कैसा गया था। अकबर के हम वर्गीकरण को देखेंगे कि अकबर के समय में भूमि का उन्होंने वर्गीकरण कैसे किया था, जिसके आधार पर भू राजस्व निर्धारित की जाती थी। तो भूमि का जो वर्गीकरण किया था उसके पैदावार के आधार पर किया गया था। तो जो पहला कैटेगरी था वो था पोलज। ये प्रथम श्रेणी की भूमि होती थी जिसमें हर समय खेती होती थी, लगभग 2 फसलें होती थी। वहीं दूसरी श्रेणी जो थी वो थी परती। परती दूसरी श्रेणी थी जिसमें फिर से लगभग इसमें 2-3 वर्ष खेती होती थी, लेकिन उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए से 1 वर्ष बिना खेती के या परती छोड़ा जाता था। जो तीसरी प्रकार की भूमि थी वो थी छछर भूमि। ये भी कृषि योग्य होती थी, लेकिन इसे 3-4 वर्ष के लिए उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और चौथी जो किस्म की भूमि थी वो थी बंजर भूमि, जो कि बहुत ही निम्न कोटि की भूमि थी। इसे 5 वर्षों के लिए खाली या परती छोड़ दिया जाता था। सो इन दिस वे Aine-Dehshala was introduced, and it was very beneficial for everyone, for the king as well as the farmers. And after it, the classification of land was done on the basis of its production. So the first classification of land was Polish land. It was the first category of land, first class land, in which farming was done every year, and about 2 types of crops were obtained from it. And the second category was Parti land, or the land which was left without ploughing or barren for 2 to 3 for 1 year, so that it can become more fertile. The third category was Chachar land, in which it was left barren for 3 to 4 years, and the fourth one was Banjar Bhumi or barren land. It was a very low category type land which was left barren for 5 years. तो हम देखते हैं कि प्रथम 3 श्रेणियों की जो भूमि है इसमें से औसत पैदावार निकाल ली जाती थी और इसी के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था, और जो भी विवरण है, जो भी इसके बारे में जानकारी है, वो पटवारी के कागजों में
अंकित रहता था और हर किसान को एक पट्टा दिया जाता था और इस प्रकार इसे जब्ती प्रणाली या दहशाला, आईने दहशाला भूमि प्रणाली कहा गया है। और जो भूमि कर की जो राशि है वो कानून को पटवारी द्वारा जो लेखे जो रखते थे उसी के आधार पर अमलगुजार जो है या सहायक अमलगुजार है वे इसको निश्चित करते थे कि कितनी राशि होनी चाहिए। और इस प्रकार ये आईने दहशाला बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किया गया और ये सबों के लिए ही बहुत ही लाभकारी था। So we see that the first three categories were come under a good category of land which used to give nice production. So in these three types of categories the average production was taken and according to it the revenue was fixed. All the details were mentioned in the papers and documents of Patwari, and each farmer was given a patta, the details and of the land, and on the basis of the documents and on the basis of all the information of Patwari Kanun ko, the Amalguzar and the assistant Amalguzar, they used to decide or fix the land revenue. So in this way the Aine Dehshala system, in which we see firstly the actual measurement was taken, and how after taking the actual measurement and categorizing all the lands the revenue was फिक्स्ड। तो हम देखते हैं कि आईने दहशाला में राजा टोडरमल ने सबसे पहले सर्वेक्षण करके वास्तविक भूमि की नपाई करवाई और उसके बाद उसको फिर भूमि का वर्गीकरण किया और फिर उसमें 10 वर्षों का जोड़ लगाकर उसका जो औसत जो था 1/10वां भाग उसको फिर भूमि कर के रूप में उसको लिया जाता था। नाउ विल सी द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हम देखेंगे कि भू राजस्व की दर क्या थी। अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न जो भी क्षेत्र हैं उन्हें नगद भूमि की सूचियां तैयार करवाई। ऐसी भूमियों या क्षेत्रों की जो भूमि थी और जिन्हें नगद भूमि की सूची में रखा गया था और इन्हें दस्तूर कहा जाता था और इसका भी लेखा जोखा रखा जाता था। सो अकबर ही मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज लैंड्स विच वर named as dasturs or cash lands from which he can directly obtain cash, and the land revenue was obtained twice a year. The first time it was obtained when the rabi crops were about to be harvested, and the second time when the kharif crops were ready or harvested. So in this way the revenue was collected from all the subas or all the districts and through amalguzars, amils, and hence this way the revenue system took place during Akbar's reign. तो अकबर के समय हम देखते हैं वर्ष में 2 बार भूमि कर एकत्रित किया जाता था। पहली बार जब रबी की फसल कटने वाली होती थी और दूसरी बार जब खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती थी। तो ये वर्ष में 2 बार लिए जाते थे। आप लोग को जैसे मैंने पिछले क्लास बताया था रबी और फसल और खरीफ फसल क्या होती है, और फिर ये जो सरकारी अधिकारी हैं जैसे आमिर हो गया, अमलगुजार हो गया, इनके माध्यम से ये राजस्व एकत्रित किए जाते थे। नाउ विल सी द सिस्टम ऑफ टैक्स फिक्सेशन। अब हम कर निर्धारण की प्रणाली देखेंगे। हमने एक तरह की प्रणाली तो देख ली, आईने दहशाला या जिसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है, लेकिन हम और 2 प्रणाली देखेंगे। उसमें से जो एक गला बख्शी था, जब्ती था और नस्क था, ये 3 प्रणालियां कह सकते हैं प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली आईने दहशाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नस्क प्रणाली के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जब शहाबुद्दीन अहमद ने इसको लागू किया था, जिसमें कि मोटे तौर पर पैदावार को आंका जाता था और ये बहुत झंझटपूर्ण था और इसमें मोटे तौर पर आकर इस पर कर निर्धारित किया जाता था। आईने दहशाला को आप जानते ही हैं। जो तीसरी प्रणाली है गला बख्शी, गला बख्शी में जो है वो भूमि कर निर्धारण जो है वो एक प्राचीन प्रणाली कहा जाता है और इसे बटाई भी कहा जाता है। इसे बटाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 प्रकार की बटाई जो होती थी, उसे बटाई 3 प्रकार के होते थे। पहला था खेत बटाई,
जिसमें खड़ी फसल से यानी कि खेत में तुरंत फसल बोने के बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांटकर निर्धारित कर लिया जाता था। दूसरा था लंग बटाई, जिसमें फसल कटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था, वह अनाज में से भूसा निकाले बिना राज्य और किसान के बीच बंटवारा कर दिया जाता था। और तीसरा था त्रास बटाई, यानी कि अनाज से भूसा अलग करने के पश्चात ही राज्य का हिस्सा निकाल लिया जाता था। सो वी हैव ऑलरेडी सीन जब्ती और आईने दहशाला एंड नस्क और कनकूत सिस्टम. We have also seen in which rough estimation was done on the crops and before it was harvested and the revenue was fixed. Aine Dashala was a system by Raja Todarmal, and the third one was Gala Bakshi, which was also prevalent during that time. It is also known as Batai because in this system there are three divisions made and three categories were made according to which the revenue was fixed. The first one was Khet Batai, in which the share of the government and the farmer was immediately decided or fixed as soon as the crops were sown. The second was one Lang Batai, in which after the harvestation of crops, without removing the husks from the grain, the division was made. And the third was Tras Batai, in which after removing the husk from the grains, the share was decided how much the state will get and how much the farmers will get. इस प्रकार हम तीन प्रणालियों को देखते हैं, जो कि था आईने दहशाला, नस्क और कनकूत प्रणाली, आईने दहशाला या जब्ती प्रणाली, और यानी आईने दहशाला जब्ती प्रणाली एक ही सिस्टम को कहा गया है, और वहीं कनकूत और नस्क प्रणाली एक ही प्रणाली को कहा गया है, और वहीं जो तीसरा है गला बख्शी या बटाई, ये एक सिस्टम को कहा गया है. सो ओवरऑल वी सी थ्री सिस्टम्स. तो हम यहाँ थ्री सिस्टम्स या तीन प्रणालियों को देखते हैं, और इस प्रकार ये तीनों प्रचलित थी, लेकिन तीनों में से जो सबसे लाभकारी सिद्ध हुआ, सबसे सफल सिद्ध हुआ, वो थे राजा टोडरमल का आईने दहशाली या जब्ती प्रणाली. तो आई होप इट्स क्लियर विथ यू ये तीन प्रणालियाँ क्या थी और क्यों आईने दहशाला को ज़्यादा लाभकारी बताया गया है. अब हम देखेंगे कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन के बारे में देखेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों ने उनकी प्रणाली का कैसे मूल्यांकन किया है, क्या क्या उसके बारे में कहा गया है या आलोचनाएं की गई हैं. तो बहुत से इतिहासकारों ने उनकी तारीफें की हैं, और ये जो भूमि बंदोबस्त प्रणाली का जो क्रांतिकारी सुधार जो हुआ था, इसका पहला श्रेय तो शेर सूरी को जाता है, जिन्होंने पहले सुधार लाने का कार्य किया था, और इसी को राजा टोडरमल ने इसका अनुसरण किया और भूमि बंदोबस्त प्रणाली को और भी अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया. लेकिन बहुत से जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा है, आलोचना की है अकबर के बारे में, और कहा है कि इनके समय में यानी अकबर के समय में जो कृषकों की दशा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी. ऐसा इसलिए भी हो सकता है, वे कह रहे होंगे, क्योंकि वे ये दिखाना चाहते हो या ये दर्शाना चाहते हो कि जो ब्रिटिश है उनके साम्राज्यवादी जो नीति है वे अधिक बेहतर थे अकबर से, और इसीलिए उनके समय में किसान ज़्यादा खुशहाल थे. हो सकता है वे तुलना करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने अकबर की आलोचना की है. लेकिन दूसरी ओर बहुत से ऐसे अन्य इतिहासकार हैं जो उनकी इस भू राजस्व प्रणाली को बहुत लाभदायक बताते हैं, और इसके लिए कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी प्रस्तुत करते हैं. जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि उनके अनुसार अकाल और सूखा पड़ने के समय कृषकों को भूमि कर से छूट दी जाती थी, उन्हें तकाबी ऋण वितरित किया जाता था जिससे वे लोग बीज, पशु या कृषि यंत्र खरीद सकें, और ब्रिटिश काल की तुलना में जो कर की दर थी वो बहुत कम थी, यानी उपज का 1/3 था, और कृषियों को राज्य अधिकारियों के धोखे और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भी सरकार ने व्यापक प्रबंध किया था. तो इस प्रकार हम देखते हैं इन तथ्यों के माध्यम से जो इन इतिहासकारों ने रखा है कि अकबर के समय किसान जो है वो काफी खुशहाल थे. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनकी दशा बहुत ही खराब थी. सो वी सी दैट अबाउट द एस्टिमेट ऑफ अकबर्स लैंड सेटलमेंट. Yes, various historians have criticized him, but on the other side there are many other Indian historians or scholars who have supported him. So the land system
settlement system which was introduced. It was firstly introduced, and credit goes to Sher Shah Suri, who had introduced this revolutionary system of land settlement, and it was also followed by Raja Todormal, and he was the one who gave it a more clear picture and made it more practicable and applicable. So many of the European scholars, they have criticized Akbar on the basis of thing that they say that during his reign the condition of farmers was not that good as they were during their reign. That means in British rule they were much more happier, or much had a satisfactory life rather than in the reign of Akbar. But on the other hand, historians like Ishwari Prasad, they have claimed that no, during Akbar's reign they were quite satisfied, and they have proved it through the various facts and evidences, like during famine the farmers were given concession from the taxes. They were given takabi loans. They were distributed so that they can purchase animals and farming implements and tools and seeds. And as compared to the British times, the rate of tax was quite low, because it was about 1/3 of the total production. And in order to safeguard the rights of the farmers and to save them from the claws of the various officials, various measures were also taken so that they are not exploited. So in this way we see that the farmers were quite satisfactory and they led a quite happy life, and the condition was also seems to be quite good during the reign of Akbar. So overall we see that during Akbar's reign there was quite a happy life led by the farmers. So one more point we'll see about Akbar's after Akbar, which system was followed after Akbar, and during his successor's reign, which were the systems which were followed. यानी कि अब हम देखेंगे कि अकबर के पश्चात किस प्रकार की भूमि बंदोबस्त प्रणाली प्रचलित रही। कि अकबर के काल में जैसे कि मुगल साम्राज्य को 15 सूबों या प्रांतों में विभाजित किया गया था, और यही जो सूबे जो हैं या जो प्रांत थे वे शाहजहां के काल में 17 हो गए और औरंगजेब के काल में 21 हो गए। और अकबर के काल में मुख्य रूप से इन सारे प्रांतों में जब्ती प्रणाली या आईने दहशाला ही लोकप्रिय रहा। अकबर के पुत्र जहांगीर उनके उत्तराधिकारी बने, और उन्होंने भी अकबर की तरह इस लगान व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया और इसी प्रणाली यानी कि जब्ती प्रथा को ही अपनाया, जिससे कृषकों के बीच उनका सीधा संपर्क रहे। लेकिन जब जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां उनके उत्तराधिकारी बने, उन्होंने जो कर वसूली का कार्य है ये ठेकेदारों को दे दिया, जमींदारों को दे दिया, और इस प्रथा को जमींदारी प्रथा को फिर से आरंभ किया, जो कि जिसने जब्ती प्रणाली को या आईने दहशाला प्रणाली को काफ़ी क्षति पहुंचाई, और इससे कृषकों की स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी, और जो भू राजस्व की दर है वो बढ़कर आधी हो गई, यानी 1/3 से बढ़कर पूरी आधी हो गई। और अंत में हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय लगान वसूली कार्य बहुत ही कठोरता से बरता जाने लगा, और जब्ती प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और उसके बदले उसके स्थान पर फिर से जो पुरानी प्रणाली थी, जो कि थी नस्क या कनकूत प्रणाली, जिसे मोटे तौर पर आंका जाता था, ये प्रणाली को फिर से लागू किया गया, जो कृषकों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ। सो विल सी व्हाट वर द systems, land settlement systems which were introduced after Akbar during his successor's reign. Since the whole Mughal Empire was divided into 15 subas, or you can say districts, which increased to 17 during Shah Jahan's reign, to 21 in Aurangzeb's reign. So in all these 15 subas, or you can say districts of Akbar, the Aine Dehshala or Zabti system was quite popular, and hence this was a system which was prevalent. After Akbar, his son Jahangir succeeded him, and in his reign also, without much changes, the same system was followed, so that there was direct contact between the farmers and the state. But in the reign of Shah Jahan, which was the successor of Jahangir, the zamindari system was introduced. Zamindari system
was again introduced, and in this system the farmers were exploited, and the rate of tax was increased from 1/3 to half, and the condition of the farmers became worse. And lastly, during the reign of Aurangzeb, the money was extracted from the farmers. They were very harshly treated, exploited, and the Zabti system or the Aine Daishala system was completely, you can say, ended, and in place of it, the Nask or Kankut system, which was the older system, it was introduced, and hence it proved to be quite disadvantageous for the farmers. तो स्टूडेंट्स, हम आप इस सेशन में हमने देखा कि कैसे आइने दशाला प्रणाली क्या है। आइने दशाला जब्ती प्रणाली एक सिस्टम है, कनकूट प्रणाली और एक सिस्टम है, एक जिसको कहा गया है या नस्क प्रणाली कहा गया, और तीसरा है गला बख्शी। फिर अकबर कैसे भूमि राजस्व लिया जाता था, किसके माध्यम से लिया जाता था, कैसे फिक्स किया जाता था, और फिर अकबर के समय कैसे उसका मूल्यांकन किया गया, और अकबर के पश्चात कैसे किस प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं लागू की गई। So in this session we saw about all the three systems, and about how the tax was decided, or the estimate of Akbar's land settlement, and how he was criticized, and how the claims were in his support, and how lastly after Akbar his successors, which systems they used to follow and which systems they had given up. So I hope you have followed this session, this chapter. So we'll again continue in the next session with this chapter. Thank you.